हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंटीन्यूअस स्लैब के बारे में कि कंटीन्यूअस स्लैब को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। सो कंटीन्यूअस स्लैब होता क्या है और किस तरीके से उसके ऊपर मूवमेंट्स को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से आईएस कोड को उसमें यूज करना है, वो सब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब यहाँ पे उससे उसके ऊपर बेस्ड मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम क्या दी हुई है कंटीन्यूअस स्लैब के लिए। यहाँ पे बोला गया है डिजाइन अ कंटीन्यूअस आरसी स्लैब फॉर अ क्लासरूम। एक क्लासरूम बना है, उसके लिए हमें कंटीन्यूअस स्लैब बनानी है। क्लासरूम 7 मीटर वाइड, उसकी विड्थ है 7 मीटर एंड 14 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर जो है वो लंबा रूम। ठीक है। द रूफ इज टू बी सपोर्टेड ऑन आरसीसी बीम्स। जो आपका स्लैब है वो सब सपोर्ट, उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो बीम के थ्रू, आरसीसी बीम के थ्रू सपोर्ट मिल रहा है। स्पेस्ड एट 3.5 मीटर, और जो बीम है वो 3.5 मीटर के बाद स्पेस्ड है। ठीक है। इंटरवल, द विड्थ ऑफ द बीम शुड बी कैप्ट 230 mm. The superimposed load is 3 kilonewton per meter square and the finishing load is expected is 1 kilonewton per meter square. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. तो इस टाइप से आपको एक कंडीशन दी है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए ऑलमोस्ट डिजाइन होती है जैसे वन वे स्लैब हम लोग डिजाइन करते थे, ऑलमोस्ट वैसे ही स्लैब डिजाइन होती है। चेक वगैरह ऑलमोस्ट वैसे ही लगते हैं जैसे वन में लगे थे, टू में लगे थे। बस इसमें मूवमेंट निकालने का तरीका कुछ और डिफरेंट होता है, शियर फोर्स निकालने का डिफरेंट तरीका होता है। तो यहाँ पे मेनली हम लोग वही निकालना यहाँ पे सीखें। ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट पे जाते हैं, गिवन डेटा। गिवन डेटा में अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले देखूं तो इसने बोला है कि क्लासरूम है जिसकी 7 मीटर वाइड है। तो कुछ इस तरीके से एक क्लासरूम आपको बना के दिया गया है। ये गिवन में दिया हुआ है आपको। ये आगे तक कंटिन्यू है, जिसमें ये बोल रहा है कि ऐसे में जो विड्थ है वो 7.5 मीटर है, ऐसे में जो पूरी लेंथ जाएगी वो 14 मीटर जाएगी, आगे तक है। ठीक है। और जो ये सेंटर टू सेंटर ये जो डिस्टेंस आपको दी हुई है ये 3.5 मीटर दी, इसी तरीके से आगे। तो ऐसे जो पैनल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 3.5, 3.5 से 7 हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद दो पैनल्स और बन रहे हैं, तो 7 + 7 14 मीटर का हो जाएगा। ऐसा एक कंटिन्यूस लेंथ है, जिसमें ये जो है, ये जो आपको सपोर्ट मिल रही है वो किससे मिल रही है, बीम से मिल रही है। ये बीम है, इसी तरीके से ये भी जो है वो बीम है, इसी तरीके से ये भी जो है वो बीम है। ठीक है। तो ये आपकी ब्रेथ हो गई, ये टोटल लेंथ हो गई, और इसमें जो आपकी स्लैब बनेगी वो सेंटर टू सेंटर जो आएगी वो 3.5 मीटर है। ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। इसके साथ साथ में आपको क्या दिया है कि आपका जो बीम है, ये जो बीम है, इस बीम की जो विड्थ है यहां से यहां तक, ये बीम की जो विड्थ है वो 230 mm है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो विड्थ की बीम की विड्थ है वो 230 mm, ये विड्थ ऑफ बीम आपको दिया है। ठीक है। उसके बाद बोला है विड्थ ऑफ बीम दिया हुआ है कैप 230 mm, द सुपर इम्पोज लोड, मतलब लाइव लोड दिया हुआ है, लाइव लोड आपको दिया हुआ है, वो दिया है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। इसके बाद फिनिशिंग लोड दिया है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट आपका फिक्स नहीं रहता, ये वैरी करता है कि आप किस तरीके से फिनिशिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको अभी दिया हुआ है। बाकी आप साइड पे जिस तरीके से फिनिशिंग लेते हैं उस हिसाब से उसको कंसीडर कर लेते हैं एज पर द आईएस कोड। यूज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया है। तो जो आपका FC के हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड ग्रेड ऑफ स्टील दिया है Fe415। तो FY जो लेंगे वो लेंगे 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। ये आपको खींच दिया हुआ। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप इसको ये चेक कर सकते हैं कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब। तो आपको यहां से क्लियर पता चल जाएगा कि अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट भी कंसीडर करता हूं और इसको लॉन्गर, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट भी करता हूं, सिर्फ एक पैनल भी कंसीडर करता हूं, तो एक पैनल में 7.5 को जब मैं 3.5 से डिवाइड करूंगा तो 3.5 2 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी। इस केस में भी ये वन वे स्लैब है। और अगर मैं ऐसे में देख लूं तो ये पूरी 14 है और इस पूरी स्लैब को ले लूं तो 14 को 7 पॉइंट जब बात करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वन वे स्लैब हो जाएगी।
ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा जब कंटीन्यूअस स्लैब को हम डिजाइन करते हैं तो कंटीन्यूअस का मतलब होता है हम सिंगल सिंगल पैनल को लेकर डिजाइन करते हैं। तो जब हम सिंगल पैनल को ले रहे हैं इसका मतलब आप जो चेक करेंगे वो भी सिंगल पैनल से चेक करेंगे। तो आपकी ये होगी शॉर्ट स्पान 3.5 मीटर और ये होगी लॉन्ग स्पान 7.5 मीटर, क्योंकि इतना स्लैब आप कंसीडर करेंगे। तो लॉन्ग स्पान 7.5 को जब मैं 3.5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 2 से ज्यादा ही आएगी। जब 2 से ज्यादा आएगी इसका मतलब ये कौन सा स्लैब है? ये एज अ वन बे स्लैब डिजाइन। ठीक है, तो एज अ वन बे स्लैब हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। तो अब जब मैं एज अ वन बे स्लैब इसको डिजाइन कर रहा हूं तो मैं आगे जाता हूं, मेरे को बाकी पूरा डेटा दिया हुआ है। अब हम सीधे जाते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 जिसमें हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशंस निकालेंगे। डायमेंशन में लेट टेक बी विड्थ ऑफ स्लैब, वो तो वही रहेगी 1000 mm, जो एज यूजुअल हम ऑलवेज लेते हैं। वो हमेशा पर मीटर स्क्वायर के लिए डिजाइन होगा, मतलब लाइव लोड यहाँ पे पर मीटर पे दिया है तो विड्थ आपकी 1000 mm रहने वाली है। अब जो डी होती है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, वो क्या हो जाएगी? एज पर IS कोड 456/2000 की अगर मैं बात करता हूं, पेज नंबर 47 पे जब हम जाते हैं तो यहां पे कंटीन्यूअस स्लैब की अगर मैं बात करूं तो कंटीन्यूअस स्लैब LYD का जो रेशियो लिया जाएगा, कंटीन्यूअस स्लैब में हम लोग ये 30 लेते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ा क्यों रहे? कभी भी याद रखिएगा वन बे स्लैब में हमने रेशियो सबसे कम लिया, टू बे स्लैब में गए तो हमने इसको और बढ़ा दिया, और कंटीन्यूअस में हम उसको और बढ़ा रहे हैं। ये जो वैल्यू बढ़ाते हैं इससे क्या होता है? इससे आपकी डेप्थ कम होती है। वन बे स्लैब में सबसे ज्यादा डेप्थ थी, टू बे स्लैब में उससे कम थी, और कंटीन्यूअस में उससे कम कर दिया। वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यहाँ पे हमें थिकनेस की ज्यादा की जरूरत नहीं। और कभी भी याद रखिएगा मोस्टली जो कंटिन्यूअस स्लैब होती है वो वन बे स्लैब ही बनेंगी, क्योंकि क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस स्लैब है तो उस कंडीशन में ऐसे पे विड्थ ज्यादा रहेगी, लेकिन एक सपोर्ट लगाए फिर पास के बाद दूसरा सपोर्ट लगाए फिर थोड़ी दूर के बाद दूसरा सपोर्ट लगाए, तो कंटिन्यूअस स्लैब जो आएगी वो मोस्टली कंडीशन आपकी है कि वन बे स्लैब की कैटेगरी में। और दूसरी बात, उसमें आपको थिकनेस और कम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हमने बढ़ा के कितना कर लिया? 30 ले लिया। या अगर एज पर IS कोड गए तो वहां पे आपको कंटिन्यूअस स्लैब के लिए जो दिया है वो 40 के करीब दिया है, तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे H/SD के लिए तो वो 32 के करीब आ रहा है, तो हम इसको 30 ले लें। ठीक है, तो हम इसको 30 लेके चलते हैं। तो कंटिन्यूअस स्लैब के लिए अगर मैं 30 इसको लेता हूं तो मेरी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दी स्लैब, तो मैं कौन सी लूंगा? वन बे स्लैब में शॉर्टर स्पान पे पूरा लोड जाएगा। शॉर्टर स्पान कितनी है? 3.5 मीटर। इसका मतलब यहाँ लूंगा 3.5 इंटू 10³ कर दूंगा, डिवाइड बाय 30 कर दूंगा, तो यहाँ से मेरी स्मॉल डी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल डी को कैलकुलेट करता हूँ, और क्योंकि ये वन बे स्लैब है तो इसमें आप LYD में स्मॉल डी लेके चलेगा। टू बे स्लैब में आपने कैपिटल डी लिया था क्योंकि वहां पे 2 इफेक्टिव डेप्थ निकलते थे, यहाँ पे आप स्मॉल डी लेके चलेगा। तो स्मॉल डी अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो करीब करीब 116.66 आएगी ये वैल्यू। तो आप इसको राउंड फिगर में 120 mm रख सकते हो, या 120 से कम भी कर दोगे, 115 में भी काम चल जाएगा, आराम से सेफर रहेगी। तो अगर मैं इसको 120 करता हूं और डी डैश इफेक्टिव कवर मैं कितना ले लूं? तो क्लियर कवर हम नॉर्मली 15 लेते हैं, 10 mm की बार लगाएंगे तो 10 का आधा 5, मतलब नॉर्मली यहाँ पे भी हम ले लेते हैं डी डैश इक्वल 20 mm। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब हो जाएगी आपकी 120 प्लस 20, तो ओवरऑल हो जाएगी 140 mm। ये ओवरऑल डेप्थ होगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसकी इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ निकालेंगे। जैसी ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगी इसके बाद आप बात करते हैं इसकी इफेक्टिव स्पान की। इफेक्टिव स्पान मींस LE, तो याद रखिएगा यहाँ पे इफेक्टिव स्पान 3.5 मीटर ही हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली ऑलरेडी ये सेंटर टू सेंटर आपको दी हुई है, तो हम इसको इफेक्टिव स्पान ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि बेसिकली वो सेंटर टू सेंटर हम लोग निकालते हैं तो इसको इफेक्टिव स्पान लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं सीधा हम स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें हम बात करेंगे लोड्स एंड बाइंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ठीक है, जो मेन कैलकुलेशन है इस स्लैब का। बाकी ऑलमोस्ट तरीका आपका सेम चल रहा है। अगर आप निकालना भी चाहे तो LYD का बस रेशियो मैंने यहाँ पे चेंज किया है, बाकी तो पूरी प्रोसेस वैसे ही चल रही है। इफेक्टिव पावर मैंने वैसे ले लिया, LYD के रेशियो से मैंने डी निकाला, बस LYD का रेशियो आपने चेंज कर दिया। और मैंने बता दिया कि कंटिन्यूअस स्लैब में और सपोर्ट आपके पास आ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो थिकनेस अपन और कम चाहिए।
तो अपन इसलिए इसको बढ़ा दें। अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो डेप्थ आप ज्यादा देंगे तो स्ट्रक्चर में अनइकोनॉमिकल जोन में आप चले जाएंगे। इस बेसिस पे याद करें। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी इफेक्टिव स्पान भी अगर नहीं दिए, सेंटर टू सेंटर क्लियर स्पान दिए, तो आप तरीका वही लगाएंगे जो आप 1 वे स्लैब में लगाते थे या 2 वे स्लैब में लगाते थे, सेम तरीका। अब मैं जाता हूँ लोड एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले बात करूंगा लोड्स की बात करता हूँ सबसे पहले। तो लोड्स में जाता हूँ तो पहला एक लाइव लोड तो यहाँ पे आपको दिया ही हुआ है। लाइव लोड की बात करूं तो वो आपके पास गिवन है, जो कि है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा होता है फिनिशिंग लोड। वो भी आपको गिवन है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा होता है आपका सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब या जिसको डेड लोड भी बोलते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? तो अभी मैंने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में बताया था कि जब भी आप स्लैब का वेट निकालो तो लाइव लोड पर मीटर स्क्वायर पे दिया है, मतलब लेंथ 1 हो गई, विड्थ 1 हो गई। तो लेंथ और विड्थ को तो हटा दो, सिर्फ स्लैब के केस में आप डेप्थ याद रखो, ओवरऑल डेप्थ। तो ओवरऑल डेप्थ कितनी है यहाँ पे आपकी? 140। इसका मतलब 0.140 इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। यूनिट वेट ऑफ आरसीसी मतलब 25। तो इससे आपका डेड वेट आ जाएगा। तो डेड वेट जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेड लोड आ रहा है 3.5 किलो न्यूटन, ये आ गया पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसके बाद हम टोटल डेड लोड निकाल लेंगे। टोटल डेड लोड तो टोटल डेड लोड कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा फिनिशिंग मतलब 1 प्लस सेल्फ वेट 3.5। इसका मतलब ये हो जाएगा 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि फिनिशिंग लोड भी डेड लोड नहीं आता, क्योंकि वो भी तो परमानेंट है ना। आपने उसमें टाइल्स लगा दी तो वो फिक्स हो गई, आपने उसमें कोटा लगाया वो फिक्स हो गया, आपने कोई और मार्बल लगाया वो फिक्स हो गया। तो फिनिशिंग लोड भी क्या है? डेड लोड में है। ठीक है, तो यहां पर आपने ये फिनिशिंग लोड को डेड लोड के साथ सेल्फ वेट के साथ ऐड किया तो ये 4.5 हो गया। और याद रखिएगा यहां पे आपका जो लाइव लोड होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WL से। वो है आपके पास 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और यहां पे जो डेड लोड होगा ओवरऑल आपका, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WD से। वो हो जाएगा आपको 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जब कंटिन्यूअस स्लैब के बारे में बताया था तो वहां बताया था कि यहाँ पे जो मूवमेंट्स निकलते हैं वो बेसिकली कंटिन्यूअसली सपोर्ट दी हैं, तो सपोर्ट के ऊपर अलग निकलते हैं, सेंटर पे अलग निकलते हैं। और यहाँ जो हमें आईएस कोड ने फॉर्मूले दिए हैं वो डेड लोड और लाइव लोड के कॉम्बिनेशन में दिए हैं। तो हमें डेड लोड को सेपरेट लेना पड़ेगा और लाइव लोड को यहाँ पे सेपरेट लेना पड़ेगा। फिर जो मूवमेंट निकलेगा वो सम करके फाइनल एक मूवमेंट निकल जाए, जिसके लिए हम इसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में आप ये याद रखिएगा कि डेड लोड और लाइव लोड को आपको थोड़ा सेपरेट लेके चलना है। तो W से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन लाइव लोड में L लगा दीजिएगा और डेड लोड में D लगा दीजिएगा। तो ये तो हमारा निकल गया लाइव लोड और डेड लोड। अब इसके बाद हमको इसका अल्टीमेट निकालना है, तो अब आगे हम इसका निकालेंगे अल्टीमेट लोड। नाउ फैक्टर्ड लाइव लोड की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्ड लाइव लोड मतलब W से WU हो जाएगा। लाइव लोड है मतलब L, और आपके पास है 3, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से फैक्टर्ड डेड लोड की अगर मैं बात करूं तो वो WD हो जाएगा, और ये निकला था हमारा 4.5, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप सबसे पहले फैक्टर्ड लाइव लोड और फैक्टर्ड डेड लोड निकालेंगे, जो कि सेपरेट निकालेंगे, इनको टोटल करके साथ में नहीं करना है, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं उसमें लाइव लोड डेड लोड की कंडीशन अलग अलग। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, जिसमें हम निकालेंगे बाइंडिंग मोमेंट। बाइंडिंग मोमेंट की हम यहां पे बात करेंगे, जिसके लिए हम लोग जाएंगे एज पर IS कोड 456/2000 पेज नंबर 36 के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके बाइंडिंग मोमेंट की कंडीशंस दी हुई हैं वो कहाँ पे दी हैं? वो दी हैं आपको IS कोड, जब आप खोलेंगे उसके पेज नंबर 36 पे जाएंगे तो वहां पे कंटिन्यूअस स्लैब के लिए एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको मूवमेंट की कंडीशंस दी हुई हैं, और उसी के नीचे एक टेबल बनी हुई है जिसमें शेयर फोर्स की कंडीशन दी। तो जब आप 36 का पेज नंबर खोलेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले जब बाइंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बाइंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन बाइंडिंग मोमेंट जो लिखा है वो सबसे पहले बाइंडिंग मोमेंट फॉर एंड स्पान हम निकालते हैं। बाइंडिंग मोमेंट फॉर एंड स्पान। बाइंडिंग मोमेंट फॉर एंड स्पान का मतलब क्या होगा? बाइंडिंग मोमेंट फॉर एंड स्पान मतलब जैसे कंटिन्यूअस स्लैब था आपका,
तो पहले पैनल आया, उसके बाद बीम के बाद अगला पैनल 3.5 का आया, फिर अगला पैनल 3.5 का आया, फिर अगला है। तो इसका मतलब अभी मैं एंड स्पान की बात कर रहा हूं, मतलब ये वाला एंड ले लो या वो वाला एंड। तो एंड स्पान के ऊपर बात कर रहा हूं। अब एंड में भी दो कंडीशन बनेगी, एक सेंटर ऑफ स्पान बनेगा और एक सपोर्ट ऑफ द स्पान बनेगा। तो अगर मैं सेंटर ऑफ स्पान की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं बाइंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ स्पान। सबसे पहले मैं बाइंडिंग मोमेंट फॉर एंड स्पान में बात कर रहा हूं, उसके अंदर बाइंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ स्पान की बात कर रहा हूं। एंड स्पान मतलब ये वाला एंड ले लो या वो वाला एंड ले लो, तो उस एंड का या इस एंड का, लेकिन उसके सेंटर पे। तो सेंटर पे अगर मैं बाइंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला बताऊं, तो सेंटर पे जो बाइंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है, बाइंडिंग मोमेंट वो होता है WD L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस WL L स्क्वायर बाय 10। और यहाँ ये U अल्टीमेट लोड है, ये है ना, ये पूरा का पूरा WU के साथ में चलेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, WL और WUD, ठीक है, अल्टीमेट लोड के साथ में चलेगा। यहाँ पे होगा WUD L स्क्वायर बाय 12 और यहाँ पे होगा WU L स्क्वायर बाय 10, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके ऊपर, बाइंडिंग मोमेंट कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ स्पान। और किसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं एंड स्पान की बात कर रहा हूं। अब इसी तरीके से बाइंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट की बात अगर मैं करूं, तो सपोर्ट की बात करूं इसी नेक्स्ट टू लास्ट सपोर्ट। नेक्स्ट टू लास्ट सपोर्ट मतलब पहले सपोर्ट के बाद वाला, या उधर से लास्ट से पहले वाला, इसकी बात करूं तो नेक्स्ट टू लास्ट सपोर्ट की अगर बात करूं, नेक्स्ट टू लास्ट की बात करूं, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है BM का, वो होता है माइनस WUD L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस WUL L स्क्वायर बाय 9। एक ये फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये किसकी बात चल रही है, लास्ट स्पान की। फर्स्ट स्पान ले ले या लास्ट स्पान ले ले, जिसके एक बार सेंटर पे निकाला और एक बार सपोर्ट पे निकाला। इसके लिए इसका पहले वाला लेक्चर देंगे, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, बाइंडिंग मोमेंट फॉर इंटरमीडिएट स्पान, मतलब मैं सेंटर स्पान की बात कर रहा हूं। तो सेंटर स्पान की अगर मैं बात करता हूं और उसके सबसे पहले सेंटर पे बात करता हूं, सेंटर ऑफ स्पान, तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है WUD L स्क्वायर बाय 16 प्लस WUL L स्क्वायर बाय 12, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसी का बी मैं बात करता हूं एट सपोर्ट, अगर मैं एट सपोर्ट बात करूं, तो इसी के सपोर्ट पे जो मूवमेंट होगा, बाइंडिंग मूवमेंट, वो होता है माइनस, कॉमन निकाल के बाहर निकाल देते हैं, WUD L स्क्वायर बाय 12 प्लस WUL L स्क्वायर बाय 9 के बराबर। इसका मतलब आपको मूवमेंट निकालने के लिए 4 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं कंटिन्यूअस स्लैब। कहाँ, तो मैंने बोला कि पहला आपकी एंड स्पान पे, एंड स्पान के सेंटर पे और सपोर्ट पे। तो सेंटर पे बाइंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला ये रहा, और उसी एंड के सपोर्ट पे बात करूं, नेक्स्ट टू लास्ट सपोर्ट मतलब पहले सपोर्ट के बाद दूसरा, या लास्ट से पहले वाला सपोर्ट, तो मूवमेंट का फॉर्मूला ये रहा। उसके बाद इंटरमीडिएट स्पान होगी, जो इंटरमीडिएट स्पान के सेंटर के ऊपर ये मूवमेंट निकलेगा और सपोर्ट के ऊपर ये मूवमेंट निकलेगा। ये 4 फॉर्मूले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर फॉर्मूले 4 हैं तो आपको 4 बार एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। आपको ये चारों में से मूवमेंट निकालना है, और जिसकी वजह से मैक्सिमम मूवमेंट डेवलप होता है, उस मूवमेंट के लिए बेसिकली हम कंटीन्यूअस स्लैब को डिजाइन करते हैं। आपको ये चारों नहीं निकालने, आपको इसमें से मैक्सिमम वाला निकालना। तो मैक्सिमम वाला कौन सा होगा, इसको कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए 12 से डिवाइड हो रहा है या 10 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 10 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 16 12, और यहाँ पे 12 9। तो
आप देखें इस चारों कंडीशन में सबसे छोटी वैल्यू कॉम्बिनेशन के साथ कौन सी है जिससे डिवाइड हो रहा है, वो ये। यहाँ पे 12 है, 10 है, 12 बड़ा है, 10 9 में 10 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये 10 से भी ज्यादा है, ये 9 से ज्यादा है, ये भी 10 से ज्यादा है, ये 9 है, लेकिन ये 10 से ज्यादा है। तो सबसे छोटी वाली कंडीशन जो मिल रही है वो ये मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसकी वजह से हमेशा आपको मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा। तो कई बुक ने तो ऐसा किया, ये चारों फॉर्मूले नहीं लगाए, वो सिर्फ सीधा लिखते हैं मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट फॉर कंटीन्यूअस बीम, ये फॉर्मूला लगाते हैं और इससे आंसर निकाल लेते हैं। क्योंकि इससे ज्यादा, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो मूवमेंट कम आएगा, इसमें पुट करोगे तो कम आएगा, इसमें पुट करोगे तो कम आएगा, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसकी वजह से आएगा। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट निकलेगा उसी के लिए हम लोग स्लैब डिजाइन करेंगे, क्योंकि अगर मैक्सिमम मूवमेंट के लिए कर देते हैं तो मिनिमम के लिए तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसका मतलब सब में वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लगाते हैं बाइंडिंग मूवमेंट के लिए, मैक्सिमम के लिए, तो हम यहां सीधा लिखते हैं मैक्सिमम बाइंडिंग मूवमेंट फॉर कंटिन्यूअस स्लैब, जो कि होगा, या डिजाइन मूवमेंट भी आप लिख सकते हैं, है ना, डिजाइन मूवमेंट, तो एम यू अल्टीमेट मूवमेंट, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, डब्ल्यू डी अपना कितना निकला था, डब्ल्यू डी निकला था 6.75, 6.75 इंटू एल कितना था 3.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 10, यहाँ प्लस, ये माइनस माइनस मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर डब्ल्यू एल, तो डब्ल्यू एल अपने पास था 4.5, तो यहाँ पुट करेंगे 4.5 इंटू एल, मतलब इफेक्टिव स्पान तो वही है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 9। और आप चाहे तो सब में वैल्यू पुट करके देखिएगा, कम आएगी, सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू आ रही है एम यू इक्वल, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 13.625 किलो न्यूटन मीटर, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसकी वजह से आ रहा है। बाकी सब की वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसकी वजह से आ रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट इस सब में से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहा है, और ये पोजीशन क्या थी, बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द लास्ट सपोर्ट। इसका मतलब जो पहला पैनल था उसके दूसरे नंबर की जो सपोर्ट होती है उस पर मैक्सिमम मूवमेंट है, और उसी के लिए हम थ्रू आउट द बीम स्लैब, सॉरी पूरा का पूरा थ्रू आउट द स्लैब हम इस मूवमेंट के लिए इसको डिजाइन करें। तो आपको पूरे फॉर्मूले याद अगर नहीं रखने तो नहीं रखिए, सिर्फ आप ये रखिए कंटिन्यूअस स्लैब में ये फॉर्मूला आपका लगता है आईएएस कोड में से, आप सिर्फ इसको निकालिए और मैक्सिमम मूवमेंट निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपका ये मैक्सिमम मूवमेंट निकल गया। नाउ चेक फॉर डेप्थ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अब बाकी पूरी प्रोसेस जो वैसे ही है, चेक फॉर डेप्थ कर सकते हैं। तो चेक फॉर डेप्थ अगर मैं लगाता हूं तो चेक फॉर डेप्थ के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर FE 415 स्टील MU लिमिट इक्वल होता है 0.138 FC के BD स्क्वायर। तो MU लिमिट मतलब कितने मूवमेंट के लिए चेक करना है, 13.625 इंटू 10⁻6 इक्वल 0.138 FC के 20 इंटू B 1000, और D को चेक करना है। तो D की यहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है, D की यहाँ से रिक्वायरमेंट जो आ रही है वो आ रही है 70.25 mm की, हमने तो प्रोवाइड की है इससे ज़्यादा, तो वो कितनी पी है, हमने की है 120 mm। इसका मतलब ओके, और हम बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 415 ग्रेड स्पेशल के हिसाब से ये फॉर्मूला लगाऊं, ये कहाँ से आता है फॉर्मूला, मैंने फर्स्ट यूनिट पर पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो इस मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये मूवमेंट रख दिया, इतना मूवमेंट स्लैब पे आने वाला है, तो इस आने वाले मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए कितनी डी की रिक्वायरमेंट है, तो डी की रिक्वायरमेंट है 70.25। 70.25 से डेप्थ कम नहीं होनी चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने तो इससे ज्यादा ही प्रोवाइड किया, 120 mm आपने कई ज्यादा प्रोवाइड किए, इसका मतलब आप बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पे डेप्थ का शायद भी सेफ हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं डिजाइन शेयर फोर्स आपको बताऊं, डिजाइन शेयर फोर्स, तो डिजाइन शेयर फोर्स के लिए भी इसके नीचे एक टेबल बनी, लेकिन आप उस टेबल से निकालेंगे तो आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज निकलेंगी, उसमें से मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू के लिए आप डिजाइन करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम जो शेयर फोर्स होगा वो कितना होगा, 0.6 टाइम्स, 0.6 ले लीजिएगा, तो उसमें कंडीशन दी है मैक्सिमम के लिए, तो 0.6 होगा, 0.6 इंटू आपका जो एल होगा, एल ले लेंगे, इंटू टोटल लोड मतलब WUD,
और WUL, तो WUD और WUL जो था वो 6.75 प्लस 4.5, ये टोटल लोड ले लीजिए। तो जब इसमें L की वैल्यू पुट करेंगे, L मतलब वही जो 3.5 मीटर है, उससे जो टोटल लोड निकालेंगे, तो टोटल लोड जो आ रहा है इसमें 23.625 किलो न्यूटन मैक्सिमम शेयर फोर्स निकलेगा। L की जगह 3.5 ले लीजिए, तो ये आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स निकलेगा। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स की मैंने डायरेक्ट कंडीशन बता दिया, बाकी आप चाहे तो उसमें नंबर दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप निकालिएगा और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, तो वो इसी से निकलेगी। तो ये मैक्सिमम शेयर फोर्स हो गया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ स्टील, तो हम अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन। सो नाउ एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन। सो मूवमेंट हमें मिल गया, शेयर फोर्स हमें मिल गया, तो अब मूवमेंट के लिए हम लोग एरिया ऑफ स्टील भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो एज अ वन वे स्लैब हो रहा है, इसका मतलब एक ही बार एरिया ऑफ स्टील निकलेगा, जो कि पूरा शॉर्टर स्पान में लगेगा, और जो आपकी लॉन्गर स्पान है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक, सो लॉन्गर स्पान पे, शॉर्टर स्पान पे एरिया ऑफ स्टील की बात करूं तो IS कोड 96 पेज नंबर पे एक फॉर्मूला ये दिया, इससे एसटी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था, या आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे आप उससे बेसिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो एसटी निकालने के लिए, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनती है, ये डायरेक्ट निकाल देता है वैल्यू, तो 0.5, FC के मतलब 20, FI की बात करूँ तो 415 ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6, और आपका जो MU कैलकुलेट होके आया था वो MU आपके पास निकला हुआ है 13.625 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक, डिवाइड बाय FC के 20, B जो है वो 1000 है, और जो D हमने प्रोवाइड किया था, इफेक्टिव डेप्थ जो हमने प्रोवाइड की थी, वो इफेक्टिव डेप्थ हमने करी थी 120, तो 120 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू B इंटू D, तो इंटू B इंटू D मतलब 1000 इंटू D इफेक्टिव डेप्थ तो 120, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी आपकी 120। तो इस तरीके से अगर मैंने डायमेंशन प्रोवाइड करी जो 120 डेप्थ थी, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा यहाँ से जो AST निकल के आ रहा है, एरिया ऑफ स्टील जो मेरा कैलकुलेट होके आ रहा है, वो 339.66 mm स्क्वायर आ रहा है। इतना एरिया ऑफ स्टील मेरे को रिक्वायर्ड है इस मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, जो मूवमेंट इस पे आ रहा है 13.625, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे 10 पावर 6 मैंने किया था न्यूटन mm के लिए, ठीक। अब क्योंकि IS कोड के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं तो वो ये बोलता है कि जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होता है वो कितना होता है, 0.12% इंटू ग्रॉस एरिया होता है। तो AST अगर मैं मिनिमम निकालूं यहां से तो 0.12% हटेगा, तो डिवाइड में 100, ग्रॉस एरिया मतलब B इंटू डी मतलब 1000 इंटू ओवरऑल डेप्थ हमारी थी 140, तो इससे हमारा जो AST मिनिमम आ रहा है वो आ रहा है 168 mm स्क्वायर, AST मिनिमम, जो कि लेस देन है AST रिक्वायर्ड से, जो कि है 339.66। ओके, तो इसका मतलब जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होती है, तो रिक्वायर्ड यहां पे बड़ा है, तो प्रोवाइड कौन सा करेंगे, 339.66 mm स्क्वायर। तो अगर अब मैं ये वाला एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसके लिए स्पेसिंग निकाल लेता हूं, तो लेट प्रोवाइड कितने mm की बार लगाते हैं स्लैब में, 10 mm बार, तो स्पेसिंग आपकी हो जाएगी एक बार का एरिया π/4 10 स्क्वायर इंटू विड्थ ऑफ द स्लैब 1000 डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड 339.66। तो इससे जो स्पेसिंग आपकी निकल के आ रही है वो आ रही है 231.23। तो हम इसको प्रोवाइड कितनी करेंगे, राउंड फिगर में कम करके 230 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ये स्पेसिंग हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ये स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं तो यहां पे लिखेंगे AST प्रोवाइडेड निकाल लेते हैं सबसे पहले, AST प्रोवाइडेड, ठीक है, तो AST प्रोवाइडेड कितना हो जाएगा, तो AST प्रोवाइडेड हो जाएगा π/4 10 का स्क्वायर इंटू विड्थ ऑफ द स्लैब। यहाँ पे स्पेसिंग निकालनी थी तो AST से डिवाइड किया, AST निकालना है तो स्पेसिंग से डिवाइड कर देते हुए स्पेसिंग हम लगा कितनी रहे, 230 के बराबर, तो ये एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड आ जाएगा 241 mm स्क्वायर, ये हमारा AST प्रोवाइडेड हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ स्टील निकाला, उसको मिनिमम से चेक किया, जैसे नॉर्मली हम स्लैब में करते थे। मिनिमम से ज़्यादा ही हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम ज़्यादा वाला वैल्यू लेते हैं, तो ज़्यादा लिया, उसके लिए स्पेसिंग निकाली 10 mm के लिए, 230 प्रोवाइड की, EST प्रोवाइडेड है। अब इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रोवाइड 10 mm dia bar at 230 mm center to center in short span और शॉर्ट स्पान along the short span। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें शॉर्ट स्पान में, जो आपकी शॉर्ट स्पान है 3.5 मीटर की, उसमें 3.5 मीटर में एक लगाएंगे 10 mm की, 230 के बाद दूसरी लगाएंगे, 230 के बाद तीसरी लगाएंगे, इस तरीके से प्रोवाइड, और अल्टरनेट बार को हम बैंड भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से अब मैंने बोला कि लॉन्ग स्पान की बात करूं तो उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वन वे स्लैब है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील फॉर या अलोंग लॉन्ग स्पान, तो वो कितना होगा 0.12% इंटू ग्रॉस एरिया, तो 0.12% इंटू ग्रॉस एरिया से अभी मैंने निकाला था, वो कितना था 168 mm स्क्वायर, ये लगेगा EST मिनिमम लॉन्ग स्पान, ये लॉन्ग स्पान में। ठीक है, अब इसकी स्पेसिंग अगर मैं निकालूं तो इसके लिए स्पेसिंग हो जाएगी, स्पेसिंग यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कम है तो हम 10 से कम mm की लगा देते हैं, 8 mm की लगा देते हैं, 8 mm की बार लगाते हैं, तो एक बार का एरिया इंटू बी डिवाइड बाय EST 168, तो यहाँ से जो स्पेसिंग निकल के आ रही है वो 299.19 आ रही है। इसको राउंड फिगर में हम लोग ले लेंगे 295 mm सेंटर टू सेंटर, दैट मीन लॉन्ग स्पान में जो हम स्टील लगाएंगे वो हम 8 mm की बार लगाएंगे, और उसकी जो स्पेसिंग रखेंगे जो कि शॉर्टर स्पान के ऊपर आएगा, 8 mm की बार लगेंगे, उसकी स्पेसिंग रखेंगे 295 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टील भी निकालते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो मूवमेंट कैलकुलेशन के फॉर्मूले हैं और जो शेयर फोर्स के कैलकुलेशन के फॉर्मूले हैं वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू IS को। बाकी एरिया ऑफ स्टील निकालने का तरीका या स्पेसिंग निकालने का तरीका या चेक फॉर शियर का तरीका या चेक फॉर डिफ्लेक्शन की बात करूं या चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ की बात करूं, इनके तरीके बिल्कुल आपके एज इट इज रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम सिर्फ यहीं तक बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर इससे आगे की कैलकुलेशन आपको चाहिए, चेक फॉर शेयर चाहिए, तो आप लास्ट जो न्यूमेरिकल मैंने कराया उसको देख लीजिए, इसी तरीके से लगाना है। चेक फॉर डेवलपमेंट चाहिए तो लास्ट न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, उसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन को यहीं कंप्लीट करते हैं। जो चेंजेस थे, जो डिफरेंट कैलकुलेशन थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी एज इट इज कैलकुलेशन रहेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।